विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं कक्षा यानी तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 और सामाजिक विज्ञान का, जिसमें अंग्रेजों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ लिए कितने संघर्ष पढ़ लिए, कांग्रेस का स्थापना पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947 के बीच की घटना पढ़ेंगे। तो देखो, रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध। अब आपको प्रथम विश्व युद्ध का नाम आते दिमाग में आना चाहिए। 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध। हालांकि चौथे पार्ट में हम पढ़ेंगे इनके बारे में। समाप्ति हो गई। ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिया कि भारतीयों को अधिकाधिक सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद किए गए सुधार संतोषप्रद नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत आर्थिक शोषण, प्रेस के कठोर नियम और अन्य दमनकारी गतिविधियां मिली। भारतीय जनता अंग्रेजों के विरोध में डटी हुई थी। सरकार को षड्यंत्र का भय था। अतः सरकार ने 1917 में सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसके द्वारा बनाए गए बिल को विधानमंडल ने 19 मार्च 1919 को पास कर दिया। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे न कोई अपील होती थी उसकी, न कोई दलील होता था, न ही कोई वकील करने का अधिकार था। यानी एक तरह का एक काला कानून था। रोलेट एक्ट को क्या कहते हैं? इसे काला कानून कहा गया, रोलेट एक्ट। समझ गए? रोलेट एक्ट का मतलब क्या है? सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में हुआ था 1917 में, इसलिए इसको रोलेट एक्ट कहते हैं। फिर आपको पता है इसके विरोध में जलियांवाला बाग, जो पंजाब के अमृतसर में स्थित है, जानते हो आप, हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें 20,000 आदमी इकट्ठे हुए। कितने? 20,000, जिनमें स्त्री व पुरुष और बच्चे भी थे। जनरल डायर ने उसमें प्रवेश किया और गोली चलाने का हुक्म दे दिया, ठीक है। और गोलियां तब तक चलती रही जब तक कारतूस खत्म नहीं हो गए। सरकार के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए, जबकि कांग्रेस समिति के अनुसार यहाँ मरने वालों की संख्या 1,000 के लगभग थी। असहयोग और खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खिलाफ के समन में चलाया गया था। तुर्की का खलीफा मुस्लिम जगत का धार्मिक रूप से प्रमुख था। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस बनाया गया। गांधी जी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी, ठीक है। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद की, जो उन्होंने लौटा दी। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेबर की संधि से हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन कर उसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। असहयोग आंदोलन। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तुर्की विभाजन, खलीफा का पद समाप्त करना आदि से गांधी जी अत्यंत पीड़ित हुए। 1920 में कांग्रेस ने अन्यायी सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव किया। भी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, यानी अंग्रेजों की किसी वस्तु का भी प्रयोग नहीं करना। इसके अंतर्गत सरकारी उपाधियों को छोड़ने, विधानसभाओं, न्यायालयों, सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं, विदेशी माल इत्यादि का त्याग करना और कर न देना शामिल था। ये मुहिम गांधी जी ने छेड़ी। इसके विपरीत अपने आप को अनुशासन में रखना, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, आपसी झगड़े पंच निर्णय द्वारा तय करना, हाथ से कते हुए बुने यानी खादी का कपड़े का प्रयोग करना इत्यादि कार्य करने थे। 1921 में इस आंदोलन के अंतर्गत लगभग 30,000 व्यक्ति जेल गए। भारतीय इतिहास में पहला अवसर था जब स्वराज्य के लिए संघर्ष में इतनी अधिक जनता ने भाग लिया। स्वराज्य का मतलब होता है खुद का राज्य स्थापित करने के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार था ना। परंतु जब यह आंदोलन शिखर पर था, तभी 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुरा जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस द्वारा अत्याचार करने पर भीड़ ने पुलिस चौकी को आग लगा दी, ठीक है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। इसमें 21 सिपाही और एक थानेदार की मौत हो गई। गांधी जी ने आंदोलन को अहिंसात्मक होते हुए 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। क्योंकि गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। हिंसा तो उन्हें पसंद नहीं थी, और ये इतनी बड़ी हिंसा हो गई, गांधी जी ने क्या लगा गया भाई हिंसा हो गई, तो गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया, समाप्त कर दिया। गांधी जी की इस घोषणा से देश के बड़े नेता आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या किया, अभी तो काम बनने लगा था और अभी महात्मा गांधी ने आंदोलन समाप्त कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे अत्यंत कष्टदायक कहा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसने विधान परिषदों में भाग लेकर सरकार के कार्यों में रुकावट डालने का कार्य किया। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन नाम है ना, खामिन कमीशन। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के कार्यों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन
की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया, एक कमेटी बनाई 3 फरवरी, जिसमें 7 सदस्य थे लेकिन एक भी भारतीय नहीं था। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन बम्बई पहुंचा तो इसका जबरदस्त विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुआ। विरोध करे लोगों पर पुलिस ने अंधाधुंध लाठियां की वर्षा की, जिसमें लाला लाजपत राय के सीने में चोट आई और 1 महीने बाद उनका देहांत हो गया। पूछे, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की। 1930 में इस कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें कहीं भी औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना की बात नहीं की। यानी अंग्रेजों की कमीशन थी, अंग्रेजों का सिस्टम था, पक्ष तो अंग्रेजों की रिपोर्ट में आनी थी भी ठीक है, भारत में सब कुछ ठीक चल रहा है। अंग्रेज सरकार ने भेजी थी भी, देखो हमारी जो कंपनी गई हुई है ना भारत में, क्या वो सही काम कर रही है, क्या सरकार काम कर रही है? तो वो कहते हैं हाँ ठीक की हुई है। अब महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया। पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने 78 सदस्यों के साथ साबरमती आश्रम से 200 किलोमीटर दूर गुजरात में समुंदर के तट पर स्थित दांडी गांव के लिए पैदल चले गए। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गुजरात में आई नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा। इस आंदोलन में गैर कानूनी नमक बनाने, महिलाओं द्वारा शराब की दुकानों, अफीम के ठेकों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना, विदेशी वस्त्रों को जलाना, चरखा काटना, छुआछूत से दूर रहना, विद्यार्थियों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ना और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से त्याग पत्र देने का आह्वान गांधी जी ने किया। यह आंदोलन तेजी से पूरे भारत में फैल गया। देश भर में जनता हड़तालों, प्रदर्शनों और विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में भाग लेने लगी। इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया। थोड़े समय में 60,000 लोग जेलों में डाल दिए। 60,000। 5 मार्च 1931 को सरकार और कांग्रेस के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे और महात्मा गांधी थे। वायसराय ने इस, यानी गवर्नर जनरल या वायसराय, क्योंकि क्रांति के बाद वायसराय नाम हो गया। वायसराय ने इस बात की घोषणा की कि भारतीय संवैधानिक विकास का उद्देश्य भारत को डोमिनियन स्टेट देना है। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। वे वहां से निराश लौटे और पुनः 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1933 में गांधी जी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार कर लिया और कांग्रेस की सदस्यता से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध का नाम प्रारंभ होगा मतलब 1939 में प्रारंभ हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे थे। तभी गांधी जी ने सत्याग्रह के बजाय व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के द्वारा चुने गए सत्याग्रही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेंगे, युद्ध के खिलाफ भाषण देंगे और गिरफ्तारी देंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्होंने 3 माह की सजा दी। पहले सत्याग्रही पूछे तो विनोबा भावे। जवाहरलाल नेहरू दूसरे, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में 30,000 लोग पकड़े गए। भारत छोड़ो आंदोलन, नाम जानते हैं ना, भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, गांधी जी का नारा वही है। क्रिप्स मिशन की असफलता। जापान का भारत पर आक्रमण का भय। 14 जुलाई 1942 के वर्धा कहाँ पे? महाराष्ट्र में कांग्रेस बैठक में कांग्रेस कार्यकारिणी के निर्णय आदि के कारण 8 अगस्त 1942 को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि अब मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, वह मंत्र है या तो कर लो या मर लो, यानी करो या मरो। हम या तो भारत को स्वतंत्र करवाएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रखते देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। 9 अगस्त की भोर से पहले गांधी जी सहित दूसरे कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। इस आंदोलन की कोई निश्चित योजना नहीं बनाई गई थी। इस आंदोलन में शांतिपूर्ण हड़ताल करना, सार्वजनिक सभाएं करना, लगान देने से मना करना और सरकार का असहयोग करने की बात कही गई। इस आंदोलन को गांधी जी ने अंतिम संघर्ष बताया। अब जनता ने जिस ढंग से ठीक समझा अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। पूरे देश में एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन उठ खड़ा हुआ। कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों में हड़तालें और कामबंदी हुई। पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर हमले किए गए।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिकांश नेता गिरफ्तार से बच गए थे। इसके नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, रामानंद मिश्रा, एस.एम. जोशी प्रमुख थे। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अरुणा आसफ अली ने मुंबई में इस आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। इस आंदोलन के दौरान अनेक शहरों, कस्बों और गांवों में आंदोलनकारियों ने समानांतर सरकार भी बना ली थी। इस 10,000 से अधिक लोग मारे भी गए इस आंदोलन में, 10,000 से अधिक। विद्रोही गांवों को जुर्माने के रूप में बहुत से रुपए देने पड़े। सरकार ने इस आंदोलन की हिंसा का उत्तरदायित्व गांधी जी पर थोप दिया, क्योंकि आंदोलन किसने चलाया था? गांधी जी ने। इस आंदोलन ने भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीयों में वीरता, उत्साह, शौर्य और देश के लिए वर्चस्व, त्याग की भावना जागृत की। देश में नेतृत्व की एक पीढ़ी आगे आई, जिससे लोगों में संघर्ष करने की हिम्मत और शक्ति बढ़ गई। अब भारत संपूर्ण स्वतंत्रता से कुछ नहीं चाहता था। अब आता है राजस्थान में कुछ आंदोलन हुए थे, जैसे राजस्थान के जनजातीय किसान और प्रजामंडल। उसमें भी कुछ किसान आंदोलन हैं जो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन, सीकर आंदोलन और कुछ काफ़ी चर्चाएं हैं। फिर ये पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। देखिए, राजस्थान में जनजातीय व किसान आंदोलन। राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रारंभ यहाँ के किसानों और जनजातीय समाज ने किया। जब यहाँ के किसानों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ डाला गया तो किसानों ने विरोध शुरू कर तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती दे डाली। आजकल भी होता है ना, कई बार पानी नहीं देते, कोई और होता है तो किसान आंदोलन करने लग जाते हैं। वो पहले भी था। आजकल लोकतंत्र है तो उनको इतना हिंसा नहीं होती है, लेकिन पहले बस सीधी गोलियां चलाई जाती थी, अब गोलियां नहीं चलती है। राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में आंदोलन स्फूर्ते जो अन्याय और अनावश्यक उत्पीड़न के विरुद्ध शुरू हुए, भावी राजनीतिक आंदोलन के प्रेरणा के स्रोत बने। राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र, मुख्यतः डूंगरपुर, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ क्षेत्रों में भील निवास करते थे। भील अत्यंत परंपरावादी आदिवासी जाति है जो अपने सामाजिक और आर्थिक स्तर को लेकर सजग रहती है। जब इनके परंपरागत अधिकारों का हनन होने लगा तो इन्होंने शासकों और अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। भगत आंदोलन। भीलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए गोविंद गुरु ने संत सभा स्थापित की और हिंदू धर्म के दायरे में बनाए रखने के लिए भगत पंथ की स्थापना की। संत सभा द्वारा मेवाड़, डूंगरपुर, ईडर, गुजरात, विजयनगर और मालवा के भीलों में सामाजिक जागृति से शासन संशंकित हो उठा और भीलों को भगत पद छोड़ने के लिए विवश किया जाने लगा। जब भीलों को बेगार कृषि कार्य के लिए बाध्य किया गया और जंगलों में उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित किया गया तो उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने गोविंद गुरु द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सुधार और संगठन के पीछे भील राज्य की स्थापना की संभावना व्यक्त की। गोविंद गुरु को अप्रैल 1913 को डूंगरपुर राज्य द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। गोविंद गुरु अपने साथियों के साथ मानगढ़ की पहाड़ियों पर चले गए। मानगढ़ धाम हत्याकांड सुना है ना। अक्टूबर 1913 को अपने संदेश द्वारा भीलों को मानगढ़ की पहाड़ी पर एकत्रित होने को कहा। भील हत्यारों सहित बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। भीलों की एकता से भयभीत अंग्रेजों ने सेना भेजी और मानगढ़ की पहाड़ी पर पहुंचकर गोलाबारी कर भीलों को तितर बितर कर दिया, भगा दिया इधर उधर। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस कार्य में 1500 भील मारे गए। इस प्रकार भगत आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया गया। गोविंद गुरु को 10 वर्ष की कारावास की सजा दी। एक जनजातीय आंदोलन हुआ था, एक की आंदोलन। भगत आंदोलन को कुचलने के बाद भी भीलों के विरुद्ध सरकारी नीति जारी रही। 1917 में भीलों और ग्रासियों ने मिलकर महाराणा को पत्र लिखकर दमनकारी नीति और बेगार के प्रति अपना विरोध जताया, लेकिन परिणाम नहीं निकला तो भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन एक ही आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ। कल पढ़ेंगे किसान आंदोलन। भीलों के जनजातियों के थे किसान आंदोलन, और कल हमारा ये पाठ भी पूरा हो जाएगा।